जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ का सिलेबस देखे थे, ठीक ना। आज से हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। सब लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आज चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। चैप्टर क्या है, देखिए। चैप्टर का नाम आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो का मतलब क्या होता है, दो गो। चर का मतलब जिसका मान हमेशा क्या होते रहे, बदलते रहे। रैखिक का मतलब क्या होता है कि जिस चर का अधिकतम घात कितना हो, एक हो। जिस चर का अधिकतम घात कितना हो, एक हो। और समीकरण का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से तुलना करते हैं तो क्या कहेंगे, समीकरण। जब हम किसी से तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। जैसे मान के लिए कहेंगे कि सेब जो है अमरूद से महंगा है, एक मतलब अगर हम किसी से तुलना कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अगर केवल और केवल अपने तुलना किया जाए कि सेब महंगा है तो क्या कहलाएगा, बहुपद श्रेणी में आ जाता है, ठीक ना। अगर हम किसी से तुलना करते हैं तो समीकरण कहलाएगा, केवल उसी के बारे में बताया जाए तो बहुपद कहलाएगा। तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी एक ही जैसा जब दो रहता है तो क्या कहते हैं, जोड़ा पढ़ते हैं, ठीक ना। आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। दो का मतलब दो गो चर जिसका मान हमेशा बदलते रहे। तो चर के रूप में हमेशा ए से लेकर के ए बी सी डी से लेकर के कहाँ तक लिखा जाता है, जेड तक, ठीक ना। इसे दर्शाया जाता है। चर हमेशा आप लोग को देखिएगा कि एक्स वाई से ही ज्यादा क्रम में दर्शाया गया है, ठीक ना। रैखिक का मतलब जिस चर का घात कितना हो, एक हो तो क्या कहेंगे, रैखिक। जैसे एक्स के घात एक रहे, वाई के घात एक रहे तो क्या कहेंगे, रैखिक पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण के जो ग्राफ होता है एकदम सरल रेखा होता है। ग्राफ कैसा बनता है, सरल रेखा बनता है, एकदम सीधी रेखा बनता है। इसका हम लोग समीकरण के युग्म में पढ़ना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब रही बात कि एक सबसे पहले देखा जाए कि रैखिक जो समीकरण होता है दो चर वाले, इसका व्यापक रूप का होता है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर होता है जीरो। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर होता है जीरो। दो चर वाले रैखिक जो समीकरण होता है उसका व्यापक रूप और विस्तार रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। जहाँ ए बी सी कोई वास्तविक संख्या होती है, ए बी सी का होती है कोई वास्तविक संख्या होती है। लेकिन अब हम लोग का पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पढ़ना है। इसका हम लोग इसका युग्म का व्यापक रूप पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पढ़ना है, ठीक ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पढ़ना है, ठीक ना। अब देखिए इसके लिए भी होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो रहना चाहिए। इसमें भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब रही बात की पहचान कैसे करेंगे, कौन किसके लिए है, तो जो पहिलका के रूप में रहेगा तो में वन लिखेंगे, ए वन बी वन सी वन। दूसरा का खाते ए टू बी टू सी टू, ठीक ना। एक में एक्स और वाई का है, चर है, यानी दो गो चर हो गया। आज देखिए किसी ना किसी से तुलना हो रहा है, क्या कहेंगे, समीकरण पढ़ेंगे। जहां पर ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू को क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। जहां ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू कोई वास्तविक संख्या है, ऐसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक ना। ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इतना चीज ध्यान रहेगा। अब बताइए कि इसको समीकरण को हल करने की हम लोग कितनी विधियां हैं। इसको हल करने की मुख्यतः दो विधियां हैं, ठीक ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। पहला नंबर में आपको पढ़ना है ग्राफीय विधि, और दूसरा का आपको पढ़ना है बीजगणितीय विधि। ठीक ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, ग्राफीय विधि है वो, बीजगणितीय विधि है, ठीक ना। ग्राफीय विधि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा, ठीक ना।
इसको ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें आपको बीजगणितीय विधि में आपको हल करने के लिए सीखना है। बीजगणितीय विधि में देखिए 3 गुण सीखना है आपको। पहला आपको सीखना है प्रतिस्थापन विधि सीखना है, सॉरी पहला विलोपन विधि, विलोपन विधि। दूसरा सीखना है आपको प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा आपको सीखना है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक ना। ये सब सीखने से पहले एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आखिर कैसा समीकरण रहेगा उसका हम लोग हल निकाल सकते हैं। ऐसा ना कि जैसा मन तैसा हम लिख दिए एक हल निकलवेगा, ठीक ना। ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो किस प्रकार का हम समीकरण लिखा हुआ रहेगा, चाहे किस प्रकार से हम समीकरण लिख सकते हैं, उसका हम लोग हल ज्ञात कर सकते हैं, उस सब चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे आज, ठीक ना। तब उसके बाद में सब चीज पर फोकस किया जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए। इसके लिए देखिए जो हम लोग इसका व्यापक रूप पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, क्या पढ़े हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये चीज हम लोग जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहां पर x और y का है कोई चर संख्या है, x y कैसा संख्या है? चर संख्या है। जबकि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कोई एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक ना। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, किसकी पहचान कैसे किया जा सकता है, ये चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। देखिए पहले ध्यान दीजिए। इसके लिए आप लोग को जानकारी होनी चाहिए इसका किस अनुपात में रहना चाहिए कि इसका हम लोग मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक होता है a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 एगो हो सकता है। दूसरा का स्थिति हो सकता है कि a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। तीसरा का ऐसा भी स्थिति आ सकता है कि a1 बटा में a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, बराबर हो जाए c1 बटा c2 के। ये सब चीज बढ़िया समझिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया, ठीक ना, तो ऑब्जेक्टिव आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने का, ठीक ना। बढ़िया से आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए जब कभी a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो एकरा का हम लोग पढ़ते हैं अद्वितीय हल। कैसा हल पढ़ते हैं? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, इसको हम लोग पढ़ते हैं कोई हल नहीं। देखिए इसमें अद्वितीय हल होता है चाहे केवल एक हल होता है, केवल एक हल। अब ध्यान रखना है अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल होगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, एक कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कभी तीनों बराबर है तो एक कहते हैं अनेक हल, अनेक हल। एक कहते हैं अनगिनत हल, अनगिनत हल, बहुत सारे हल, ठीक है ना। जब देखिए शुरू समझिए a1 बटा में a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो कहते हैं अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो कहते हैं कोई हल नहीं। जब कभी a1 बटा a2 बराबर दिया रहे b1 बटा b2 के, बराबर c1 बटा c2 दिया रहे, एक कहते हैं अनेक हल चाहे अनगिनत हल, ठीक ना। अब रही बात कि अगर ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, तो इसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। इसका होता है समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? तो संपाती रेखा होता है, संपाती रेखा। तीनों रेखा हम लोग समझेंगे कौन कैसी किस प्रकार की रेखा होता है।
इतना चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा होगा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा कैसे बनता है, इस प्रकार से रेखा जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखा एक दूसरे की बराबर दूरी से ऐसे गुजरे तो क्या कहते हैं समांतर रेखा। दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या कहेंगे समांतर रेखा पढ़ेंगे। संपाती रेखा का मतलब हुआ कि एक रेखा इसे जा रहा है, इसी रेखा पर अगर दूसरा का रेखा इसे गुजर गया तो क्या कहेंगे संपाती रेखा पढ़ेंगे, ठीक ना। ध्यान समझिए, जब दो को रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का हो समान हो तो क्या कहते हैं समांतर रेखा। जब एक रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा गुजर जाए तो क्या कहते हैं समपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको पढ़ना होता है संगत असंगत पढ़ना होता है, ठीक ना, ये सब चीज भी सीखिएगा। संगत का मतलब आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि दो लोग जब एक साथ कहीं ना कहीं मिलते हैं तभी ओकरा कहते हैं कि संगत हो रहा है, ठीक ना। अच्छा संगत है। अब बताइए कि दो गो रेखा है कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं, अगर संगत है तभी मिल रहा है, अगर संगत नहीं होता था नहीं मिलता। कब बिंदु पे मिल रहा है, एगो बिंदु पे, कहीं ना कहीं इसका संगत है, कभी भी मिल गया तो क्या कहेंगे संगत पढ़ेंगे। अब बताइए दोनों कहीं ना कहीं मिल ही नहीं रहा है, ये अपने रास्ते से जा रहा है, ये अपने रास्ते से जा रहा है, इसका कभी संगत नहीं है, इसका क्या कहेंगे असंगत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे असंगत। भाई हमेशा एक के साथ घूम रहा है, एक क्या कहेंगे एकदम जबरदस्त संगत है, क्या हो जाएगा ये भी आपका संगत ही होगा। इस साल में कबो एक बार है मिल रहा है तो कहेंगे संगत, जीवन में कबो नहीं मिल रहा है एक मतलब कि असंगत है, ये हमेशा साथ में घूम रहा है इसका मतलब कि संगत है, ठीक है। संगत असंगत जान गए आप लोग। अब देखिए एक होता है विरोधी, अविरोधी होता है, आश्रित होता है, ठीक ना, ये भी हम लोग जानेंगे। विरोधी कौन होता है, अविरोधी कौन होता है। अब बताइए इसका एगो मान निकल रहा है कि नहीं, एक बिंदु पर मिल रहा है का मतलब इसका एगो मान निकल रहा है, एगो इसका मान निकल रहा है तो विरोध नहीं करेगा, ठीक ना। किसी के सामने आप बहुत सारे काम लेकर के गए, 5 गो काम लेकर के चाहे 20 गो काम ले गए, आपका एक दो काम कर दिया तब उसका विरोध नहीं करते हैं, इसका विरोध नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो क्या कहेंगे अविरोधी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अविरोधी। बेचारा इसका एक भी समस्या सोल्व नहीं हुआ, कहीं पर मिल नहीं रहा है, इसकी एक भी समस्या नहीं निकल रहा है, यानी कि कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं निकल रहा है तो क्या करेगा विरोध करेगा करेगा, एकरा क्या कहेंगे विरोधी हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए अब इसका हर एक मान निकल जा रहा है, यानी अनेकों हल निकल रहा है, एकरा क्या कहेंगे, एकरा कहेंगे आश्रित। क्या कहेंगे आश्रित पढ़ेंगे, आश्रित, ठीक है ना। इतना चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा, एक बार आप समझिए, देखिए एक बार बढ़िया समझ लीजिए। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई वास्तविक संख्या होती है और x y क्या होता है चर संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जब इस अनुपात में रहेगा तो क्या कहते हैं अद्वितीय हल, चाहे केवल एक हल। जब कभी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं हो c1/c2 के, क्या कहते हैं कोई हल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं कोई हल नहीं। अब देखिए जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, बराबर हो जाए c1/c2 के, जब तीनों आपस में बराबर रहेगा तो क्या कहेंगे अनेक हल चाहे अनगिनत हल। पहलका में ये रुक जा रहा है, इसमें एगो बराबर हो रहा है, फिर दूसरा का रुक जा रहा है, तो में तीनों बराबर है, कि अद्वितीय हल कोई हल नहीं अनेक हल, अद्वितीय हल कोई हल नहीं अनेक हल। इसमें देखिए अद्वितीय हल का होता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काट रहा है। जब दो गो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है तो क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो गो रेखा के बीच की दूरी क्या रहता है, एक समान रहता है, क्या कहते हैं समांतर रेखा। तो कोई हल नहीं समांतर रेखा होता है। संपाती रेखा, जब एक रेखा पर जब दूसरा रेखा गुजरता है तो क्या कहते हैं संपाती रेखा, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा संपाती रेखा हो जाएगा। अब रही बात कि संगत असंगत देखा जाता है, तो बताइए कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिल रहा है तो क्या कहेंगे संगत है,
कहीं नहीं मिल रहा है तो असंगत है, ये हमेशा साथ ही रह रहा है तभी क्या कहेंगे, करेंगे संगत ही कहेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया संगत है, साथ ही हर एक बार निकल रहा है। अब रही बात की देखिए विरोधी और विरोधी में, एक को इसका मान निकल रहा है तो मतलब विरोध नहीं करेगा, नहीं चुपचाप रहेगा तो क्या कहेंगे, अविरोधी कहेंगे, ठीक ना। इसमें एक भी मान नहीं निकलेगा तो एकदम जबरदस्त विरोध करेगा तो क्या कहेंगे, विरोधी। इसका हर एक मान निकल जा रहा है तो ये तन को विरोध नहीं करेगा तो क्या कहेंगे, आश्रित, ठीक है। अब रही बात की कब हम लोग सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कब हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसके लिए देखिए समझिए, जब कभी अद्वितीय हल रहेगा, जब कभी अद्वितीय हल रहेगा यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो उसका हम लोग हल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। जब कोई हल नहीं रहेगा तो उसका हल ज्ञात नहीं होगा, इसका भी हल बहुत सारा होगा, यही चलते इसका भी हम लोग हल ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक ना। तो हल कब ज्ञात करना है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तब उस समीकरण को आपको हल करना है, अन्यथा समीकरण को हल नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक चीज आप लोग को समझ में आया होगा कि जब अद्वितीय हल रहेगा यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2 के, तो आपको हल करना है। जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2, उसको हल नहीं करना है। और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे, उसको भी हल नहीं करना है। हल कब करना है, जब a1 बटा a2 बराबर रहे b1 बटा a1 बटा a2 बराबर नहीं रहे b1 बटा b2 के। तो इसको ये जब रहता है तो क्या कहते हैं, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ये भी अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। अस्तित्व में कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 पे। इतना से बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक ना। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है, ये भी अस्तित्व में नहीं होता है, ठीक ना। अब रही बात इस पे हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस प्रकार के एग्जाम में सवाल बनते हैं, ठीक ना। सब चीज हम लोग जानते हैं। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन जैसे बनेगा कि 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस py 3x प्लस 8y प्लस 9 बराबर 0। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस प्रकार समीकरण दिया रहेगा, आपसे पूछ लिया किस प्रकार का हल है, ठीक ना। किस प्रकार का हल है, तो सबसे पहले आपको a1 बटा a2 देख लेना है। जब हम a1 बटा a2 निकालेंगे, a1 का मान कितना है, जो x के गुणांक होता है करके a1 पढ़ते हैं, y के गुणांक को b1 पढ़ते हैं, एक करके c1 पढ़ते हैं। इस दूसरा का समीकरण में करके a2 पढ़ते हैं, y के गुणांक को b2 पढ़ते हैं, करके c2 पढ़ते हैं। तो a1 बटा a2 यानी कि 2 बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b1 बटा में b2 कितना हो जाएगा, 5 बटा में 8। तो ये दोनों बराबर है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसका मतलब कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल रहेगा तो देखिए इतना चीज अगर आप जान गए कि अद्वितीय हल होता है, तो अद्वितीय हल के लिए सब चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अद्वितीय हल रहेगा तो इसका मतलब केवल एक हल होगा, इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा और अस्तित्व में होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल, इस पे एक और सवाल रहेगा जिसे मान के लिए दिया है कि 4x माइनस 8y प्लस 7 बराबर 0, 2x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए इसमें किस प्रकार के हल होंगे, ठीक ना। अब बताइए कि a1 बटा a2 पहले निकालेंगे, तो 4 बटा में कितना 2, तो 4 बटा 2 कितना के बराबर, 2 के बराबर हो जाएगा। b1 बटा में b2, हमेशा देखिए चिन्ह सहित लिखा जाता है। तो y के गुणांक कितना है, -8 है, तो -8 लिखेंगे। बटा में एजा y के गुणांक कितना है, -4, अब माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दूनी के 8 यानी कि 2। फिर कितना है, c1 बटा c2 का मान कितना हो जाएगा, जब ये 2 को बराबर रहेगा तभी तीसरा का की ओर जाना है, ठीक ना। तो 2 को बराबर है ना, तो c1 बटा c2 कितना हो जाएगा, 7 बटा में 3। तो बताइए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं ना है। एक मतलब कैसा होगा, कोई हल नहीं। तो आपको केवल कोई हल नहीं जानकारी रखना है, कोई हल नहीं। तो ये जैसे आपको ध्यान आना चाहिए, कैसा ग्राफ होना चाहिए, समांतर रेखा ग्राफ, चाहे कहते हैं लेखा चित्र, ठीक ना। हम के एग्जाम में ग्राफ ना दे करके लेखा चित्र दिया, कोई हल नहीं। कैसा ग्राफ बनेगा, समांतर रेखा, असंगत, विरोधी और अस्तित्व में नहीं होता है, ठीक है। अगले सवाल देखेंगे। अब इसमें किस प्रकार के सवाल और पूछा जा सकता है, देखिए 5x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0,
10x प्लस 6y माइनस 14 बराबर कितना 0। तो a1 बटा a2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5 बटा में 10, कटाइएगा तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। b1 बटा में b2 यानी y के गुणांक या b1 हो गया या y के गुणांक b2 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 3 बटा में 6, कटाइएगा तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। फिर c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 का मान कितना है -7 और c2 का मान कितना है -14, माइनस में माइनस कटेगा 7 दूनी के 14 यानी 1 बटा में 2। तो एक में तीनों बराबर है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के। जब तीनों आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा अनेक हल चाहे अनगिनत हल। देखिए अनेक हल या अनगिनत हल, जब ये को याद हो गया तो बाकी सब याद रख लेना है। कैसा हल होगा अनेक हल या अनगिनत हल। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा संपाती रेखा, इस प्रकार से कर ग्राफ बनेगा, संगत होगा, आश्रित होगा और अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक ना, अस्तित्व में कब होता है जब अद्वितीय हल रहता है तब। उम्मीद है ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन इसमें आता है कि 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, 4x माइनस py प्लस 8 बराबर 0। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें p के किस मान के लिए ये रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं के लिए आप एक चीज जानकारी होना चाहिए, क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, अब बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। ठीक ना, तो हाई दोनों तो बराबर है ना, यानी कि 2 बटा में 4, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, बराबर होना चाहिए -3 बटा में कितना -p के। गुणांक हमेशा चिन्ह सहित लिखा जाता है। ठीक ना, अब बताइए 2 से ही 4 कट जाएगा 2 बार में, माइनस ला माइनस खत्म हो जाएगा, p बराबर कितना 2 3 6, यानी p का मान कितना हो जाएगा 6 के बराबर। और इसका आसान तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं। 2 के देखना है कौ गुना है 4, 2 गुना है, अब -3 के 2 गुना कितना हो जाएगा, जब माइनस है तो यह माइनस है 3 दूनी के 6, यानी कि p का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक और सवाल देखिए इसमें, जैसे मान के लिए है x माइनस x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, 5x माइनस ky प्लस 35 बराबर 0। इसमें सवाल कैसे बन सकता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा बताइए k के किस मान के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। ठीक ना, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं इस प्रकार से a1 a2 तो डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए x के गुणांक यह कितना है 1, यह कितना है 5, तो 1 बटा में 5 हो गया। तो 2 से कितना से गुना किया जाए कि 5 गुना हो जाए, तो 2 से -10 लिखेंगे तब ना 5 गुना होगा। ऐसा 7 5 35 से भी किया है, अगर बनाना चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं। a1 बटा a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 5, b1 बटा b2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 है, अब बटा में 1 और गुणा कितना है -k है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अनेक हल के लिए क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, अब बराबर होता है आपका c1 बटा c2। कितना लिखेंगे बताइए 1 बटा में 5 बराबर लिखेंगे 2 बटा में -k से 1 से गुना होगा तो -k बराबर 2 5 10, यानी k के मान कितना हो जाएगा -10। ऑप्शन नंबर में k का मान कितना हो जाएगा -10। कोई दिक्कत एकरा में, इस प्रकार के सवाल आता है। और देखिए एक 2 और सवाल समझ लीजिए। अगला सवाल देखेंगे 3x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस ky प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए क्वेश्चन में आता है कि k के किस मान के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, यानी k का मान क्या नहीं रहना चाहिए कि क्या हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। अब देखिए समझिए ध्यान से, k के मान क्या रखा जाए कि अद्वितीय हल बन सकता है। तो a1 बटा a2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 बटा में 2, b1 बटा b2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा में k, यानी कि अद्वितीय हल के लिए आप लोग पढ़े होंगे a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। ठीक ना, अब बताइए a1 बटा a2 का मान कितना है 3 बटा में 2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 यानी 5 बटा में k के। तिरछा तिरछी गुना कीजिए
3 से k से गुना होगा 3k बराबर नहीं है 5 दूनी के 10 के k बराबर नहीं होगा 10/3 यानी k का मान 10/3 के छोड़ करके आप कुछ रखिएगा, अद्वितीय हल होगा, फिर रख दीजिएगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक ना। यानी k का मान कितना होगा 10/3 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये तक में? तो उम्मीद है आप लोग को अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल से बहुत सारे प्रश्न समझ में भी आए होंगे। इसका देखिए टेस्ट हो गया है, आप लोग देखिएगा वीडियो में, ठीक ना। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, उस पर आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक ना। ओके, थैंक यू।